बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन टेम्पल पर होने वाला ब्लू स्टार ऑपरेशन, उसको 39 साल मुकम्मल हो गए हैं। 40 में से 1 साल कम। 39 साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद खालिस्तान की तहरीक क्या पीछे चली गई या आगे गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो कोई सिखों के साथ हुआ वो भी एक अलमनाक दास्तान है, लेकिन उसके बाद से सिख किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज क्या सूरत हाल है? आज सूरत हाल ये है कि हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। इनकलाबी तब्दीली आ चुकी है। खौफ के बुत टूट चुके हैं। सिख जिस तरह से उनको दबाया गया था वो एक जुर्रत और वलवले के साथ सामने आ रहे हैं। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही सिख इनकलाबी बन चुके हैं। वो किस तरह? गोल्डन टेम्पल में तकरीब होती है, उसमें जथेदार तकरीर करते हैं, जुर्रत का मुजाहरा करते हैं। गोल्डन टेम्पल में जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर लहराए जाते हैं, वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि भारत के अंदर इस तरह का सिखों का जारहाना रवैया सामने आया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से सिख इनकलाबी हो चुके हैं, किस तरह उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। इसके साथ साथ हम आपके सामने ये तफसीलात भी रखेंगे कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ था और उसके बाद क्या हुआ। BBC की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। यहाँ हम बात करते हैं गोपाल सिंह चावला से। उनसे पूछते हैं कि खालिस्तान की तहरीक में क्या तब्दीली आई। अच्छा, 39वीं बरसी मनाई गई जी ब्लू स्टार ऑपरेशन दी। हाँ जी, गोल्डन टेंपल च खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, पोस्टर भी भिंडरावाला दे दिखाए गए ते इत्थे अकाली तख्त जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उत्थे खिताब भी किया। तुहाडे कोल सिर्फ पुछना है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन तो बाद खालिस्तान की मंजिल कोई करीब आई है कि किन्नी के करीब आई है? भाईजान संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले दा पहले सी कि जेड़े दिन दरबार साहब ते अटैक हो गया, समझ लो दिन खालिस्तान दी नींह रखी जाए जी। ठीक है। और ये है कि जेड़े हुण इंडिया दे विच जेड़े लोग ने वो भी हुण पहले ते डर दी वजह तो नहीं सी गल करदे जी। हुण ते उत्थे बहुत सारी तहरीकां चल रही ने साडे सिखां दीयां कि श्रोमणी अकाली दल, मान साहब, दल खालसा और बहुत सारी तंजीमां उत्थे हुण एक्टिव ने। अच्छा जी। और इंशाअल्लाह अनकरीब ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि पढ़ा लिखा दौर हो गया जी। और पहले है कोई 1947 वाला या 50 वाला दौर तो है नहीं जी। नेक्स्ट का दौर है और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया दे विच शऊर आ गया जी। तो साडा हक है तो इंशाअल्लाह अनकरीब होएगा अल्लाह दे अच्छा, तुहाडा जाती तौर पे अपना कितना इहदे च हिस्सा है, अपना कितना किरदार है तुहाडा? देखो जी, है किरदार है कि उत्थे पता नहीं मेरे कितनी FIR हो गई ने बिला वजह क्योंकि असं खालिस्तान की गल करते हैं जी। तो बस इस वजह तो जनाब उन्होंने रिगार्ड हैं जी। ठीक है जी, ये थे गोपाल सिंह चावला, पाकिस्तान में होते हैं। इनके ख़िलाफ़ भारत में कई FIR दर्ज हो चुकी हैं। अब हम उस तकरीब की बात करते हैं जो गोल्डन टेम्पल में हुई। उसमें क्या कहा गया, किसने कहा? जैसा कि इसी वीडियो में ये बात सामने आई कि हरप्रीत सिंह ने वहाँ पे खिताब किया था। ऑपरेशन की 39वीं बरसी पर गोल्डन टेम्पल में सरगर्मियाँ नज़र आईं। गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानी नारे लगाए गए। इसके साथ साथ जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर भी दिखाए गए। इस मौके पर शरई अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि हमारी बरादरी और मजहबी तंजीमें इस वक्त मुनक़सिम हैं। इन्हें शरई अकाल तख्त की क़यादत में मुत्तहिद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि सिख तंजीमें और अकाली जमातों को अपने इख्तलाफात दूर करना होंगे। जथेदार ने बिखरी हुई कुफ्तों को मुत्तहिद करके हुकूमतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के आगाज़ का ऐलान भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमतों से इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। सिखों को सियासी और मुआशी तौर पर मजबूत होकर अपने तौर पर इंसाफ की जंग शुरू करनी होगी। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि हुकूमत की तरफ से दिए गए ज़ख्मों को कभी भुलाया नहीं जाएगा। ये ज़ख्म बहुत गहरे हैं और ये ज़ख्म
कभी भर नहीं सकेंगे। हुकूमतों से कोई तवक्को रखना दुरुस्त नहीं है। हमारी तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। यहाँ गुरुओं ने कहा था कि हुकूमत करना बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत कम है, बल्कि हमारी ताकत बिखर गई है। 1984 के बाद हम आते झुकते और जाते हैं, लेकिन आज हमें इख्तलाफात से दूर होने की ज़रूरत है। ये हरप्रीत सिंह ने बरसी के मौके पर कहा, और कहाँ पे कहा, भारत के सीने पर खड़े होकर कहा। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में उन्होंने खिताब करते हुए कहा, क्या पहले इस तरह से कोई कह सकता था? इसीलिए हमने कहा कि सिखों की तरफ से खौफ के बुत तोड़ दिए गए हैं। अब हम BBC की रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं कि आज से 39 साल पहले क्या हुआ था। BBC की रिपोर्ट में कहा गया कि कभी कभी बाद लोगों को अपनी मौत का अंदाज़ा पहले से हो जाता है। इंडिया की तीसरी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। भुवनेश्वर में तकरीर करने के बाद उन्हें खबर मिली कि दिल्ली में उनके पोते और पोती की कार को हादसा हो गया है, तो वो अपना सफ़र दरमियान में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आई। अगले रोज़ 31 अक्टूबर 1984 को मशहूर अदाकार पीटर इस्तनोव उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। ठीक 9:12 पर इंदिरा गांधी ने अपनी रिहाइशगाह और दफ्तर के दरमियान के विकेट गेट को पार किया। गेट पर तैनात सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह को देखकर इंदिरा गांधी मुस्कुराईं, लेकिन बेअंत सिंह ने अपना रिवाल्वर निकालकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी, गेट के दूसरी तरफ तैनात सतवंत सिंह ने भी अपनी स्टेन गन का पूरा मैगजीन उन पर खाली कर दिया। इन दोनों ने गोल्डन टेम्पल पर इंडियन फौज के हमले का बदला ले लिया था। 5 माह कबल 31 मई 1984 की शाम मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीज़न के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल बरार अपनी बीवी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके अगले दिन उन्हें मनीला के लिए रवाना होना था, जहां वो छुट्टियां मनाने जा रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इन्हीं के सिख मुहाफ़िज़ों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। बरियार याद करते हैं, शाम को मेरे पास फ़ोन आया कि मीटिंग के लिए अगले दिन की सुबह मुझे चंडी मंदिर पहुंचना है। मैं मेरठ से दिल्ली बाई रोड गया, वहां से जहाज़ पकड़कर चंडीगढ़ और बराह रास्त मगरबी कमान के हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां मुझे खबर मिली कि मुझे ऑपरेशन ब्लू स्टार कमांड करना है और जल्द से जल्द अमृतसर पहुंचना है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। गोल्डन टेम्पल पर भिंडरावाले ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है और पंजाब में कोई कानून और निज़ाम नहीं रहा। मुझसे कहा गया कि इसे जल्द से जल्द ठीक करना है, वरना पंजाब हमारे हाथ से निकल जाएगा। मेरी छुट्टी मनसूख हो गई और मैं फौरी तौर पर हवाई जहाज़ से अमृतसर पहुंचा। भिंडरावाले को कांग्रेसियों ने ही फ़रोग़ दिया था, जिसका मकसद ये था कि अकालियों के सामने सिखों का मुतालबा उठाने वाले किसी ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उनको मिलने वाली हमायत में नकब लगा सके। भिंडरावाला मुतनाज़ मसाइल पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। सीनियर सहाफ़ी और BBC के साबिक सहाफ़ी सतीश जैकब को जब कई बार भिंडरावाला से मुलाकात का मौका मिला, जैकब इस हवाले से कहते हैं, मैं जब भी वहाँ जाता, भिंडरावाले के मुहाफ़िज़ दूर से कहते, ओ जी बीबी जी आ गए। कभी उन्होंने BBC नहीं कहा। वो कहते थे, तुसी अंदर जाओ, संत जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहते हैं, भिंडरावाला से एक बार मेरी अकेले में तवील मुलाकात हुई। हम दोनों गोल्डन टेम्पल की छत पर बैठे हुए थे, यहाँ कोई नहीं जाता था, वहाँ बंदर ही बंदर घूम रहे थे। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा, जो कुछ आप कर रहे हैं, लगता है कि आपके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन होगा। तो उन्होंने कहा, खाक एक्शन होगा। उन्होंने मुझे छत से इशारा करके दिखाया कि सामने खेत हैं, 7-8 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान की हद है। हम पीछे से निकलकर सरहद पार चले जाएंगे और वहाँ से छापा मार जंग करेंगे। मुझे हैरत थी कि ये शख्स मुझे ये सब कुछ बता रहा है और मुझ पर यकीन कर रहा है। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम इससे छापोगे नहीं। मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल बरार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की क़यादत की थी। 4 जून 1984 को भिंडरावाला के लोगों की पोजीशन का जायज़ा लेने के लिए एक अफसर को सादा कपड़ों में गोल्डन टेम्पल के अंदर भेजा गया। 5 जून की सुबह जनरल बरार ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले फौजियों को ब्रीफ किया। जनरल बरार ने BBC को बताया, 5 की सुबह
4:30 बजे हर बटालियन के पास गया और उनके जवानों से करीब आधे घंटे बात की। मैंने उनसे कहा कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हुए हमें ये नहीं सोचना कि हम किसी मुक़द्दस मकाम को बर्बाद करने जा रहे हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसकी सफाई करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में हलाकतें जितनी कम हों इतना अच्छा है। वो कहते हैं, मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर तुम में से कोई अंदर नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं आपके कमांडिंग ऑफिसर से कहूँगा कि अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैं 3 बटालियन में गया, कोई नहीं खड़ा हुआ। 4थी बटालियन में एक सिख अफसर खड़ा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके जज्बात मजरूह होते हैं तो अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं हूँ सेकंड लेफ्टिनेंट रायना और मैं अंदर जाना चाहता हूँ और सबसे आगे जाना चाहता हूँ ताकि मैं अकाल तख्त से सबसे पहले पहुँचकर भिंडरांवाला को पकड़ सकूं। मेजर जनरल कुलदीप बरार बताते हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अलहदगी पसंदों के पास ऑपरेशन की क़यादत करने वाले जनरल सुंदर, जनरल दयाल और जनरल बरार की हिकमत अमली ये थी कि इस पूरी मुहिम को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए। 10 बजे के इर्द गिर्द सामने से हल्ला बोला जाए। काली वर्दियाँ पहने पहली बटालियन और पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज को हदायत की गई कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो अकाल तख्त की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही कमांडो आगे बढ़े, इन पर दोनों तरफ से खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई। चंद ही कमांडोज इस जवाबी हमले में बच पाए। उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल असरार रहीम खान की क़यादत में 10वीं बटालियन के गार्ड्स ने सीढ़ियों के दोनों तरफ मशीन गनों के ठिकानों को गैर फ़आल कर दिया, लेकिन उनके ऊपर तालाब की दूसरी तरफ शदीद फायरिंग होने लगी। कर्नल असरार खान ने तालाब के इस पार इमारत पर गोली चलाने की इजाज़त मांगी, लेकिन उससे मुस्तरद कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि फ़ौज को जिस मुखालफत का सामना करना पड़ा उसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। बरार कहते हैं कि वो तो पहले 45 मिनट में पता चल गया था कि उनकी प्लानिंग, उनके हथियार और उनकी किलाबंदी इतनी मजबूत है कि उनसे निपटना आसान नहीं होगा। हम चाहते थे कि हमारे कमांडोज अकाल तख्त के अंदर स्टन ग्रेनेड फेंकें। सिर्फ शुमाली और मगरबी किनारे ही से फौजियों पर फायरिंग नहीं हो रही थी, बल्कि अलहदगी पसंद ज़मीन के नीचे से मेन होल से निकलकर मशीन गन से फायर करने के बाद अंदर गायब हो जाते थे। जनरल बुलबुल बरार याद करते हैं, हमारी कोशिश थी कि हम अपने इन जवानों को अकाल तख्त के नज़दीक से नज़दीक पहुंचा सकें, लेकिन हमें पता नहीं था कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर फायर करके APC को उड़ा दिया। जिस तरह से चारों तरफ से फायरिंग जारी थी, जनरल बरार को मजबूर होकर टैंक मंगवाना पड़े। मैंने जनरल बरार से पूछा कि क्या टैंकों का इस्तेमाल पहले से आपकी मनसूबाबंदी में नहीं था। बरार का जवाब था, बिल्कुल नहीं। टैंकों को तब बुलाया गया जब हमने देखा कि हम अकाल तख्त के नज़दीक भी नहीं पहुंच पा रहे। हमें डर था कि सुबह होते ही हज़ारों लोग आ जाएंगे और चारों तरफ से फ़ौज को घेर लेंगे। टैंकों का इस्तेमाल हम इसलिए करना चाहते थे कि उनके बल्ब बहुत ताकतवर होते हैं। हम उनके नज़दीक उनकी आंखों को टुंधियाना चाहते थे ताकि वो कुछ लम्हों के लिए कुछ ना देख पाएँ और हम उसका फ़ायदा उठाकर हमला कर दें। वो कहते हैं, लेकिन वो बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30 या 40 सेकंड तक ऑन रहते हैं और फिर फ्यूज़ हो जाते हैं। बल्ब फ्यूज़ हो जाने के बाद हम टैंक को वापस ले गए, फिर दूसरा टैंक लाए, लेकिन जब कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया और सुबह होने लगी और अकाल तख्त में मौजूद लोगों ने हार नहीं मानी तो हुक्म दिया गया कि टैंक उसे अकाल तख्त के ऊपर वाले हिस्से पर फायर किया जाए ताकि ऊपर से गिरने वाले पत्थरों से लोग डर जाएं और बाहर निकल आएं। इसके बाद तो अकाल तख्त को किसी और फौजी हदफ की तरह ही समझा गया। बाद में जब रिटायर्ड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने गोल्डन टेम्पल का दौरा किया तो मालूम हुआ कि इंडियन टैंकों ने अकाल तख्त पर कम से कम 80 गोले बरसाए थे। मैंने जनरल बरार से पूछा कि आपको कब अंदाज़ा हुआ कि जनरल सिंह भिंडरांवाले और जनरल शाह बेग सिंह मारे गए हैं। बरार ने जवाब दिया, तकरीबन 30-40 लोगों ने बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाई। हमें लगा कि ऐसी कुछ बात हो गई है और फिर फायरिंग बंद हो गई।
फिर हमने अपने जवानों से कहा कि अंदर जाकर तलाशी लो, तब जाकर उनकी मौत का पता चला। लेकिन अगले दिन कहानियाँ शुरू हो गईं कि वो रात को बचकर पाकिस्तान पहुंच गए और पाकिस्तानी टीवी ऐलान कर रहा है कि भिंडरावाला उनके पास है और 30 जून को वो उन्हें टीवी पर दिखाएंगे। वो कहते हैं, मेरे पास वज़ीर इत्तलाआत HKL भगत और सेक्रेटरी खारजा का फ़ोन आया कि आपका क्या कहना है, भिंडरावाले की मौत हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि वो ज़िंदा है। मैंने कहा उनकी शनाख्त हो गई है और उनकी लाश उनके ख़ानदान को दे दी गई है और उनके पैरोकारों ने उनके पैर छुए हैं, उनकी मौत हो गई। अब पाकिस्तान जो चाहे कहता रहे, बोलता रहे। इस पूरे ऑपरेशन में इंडियन फ़ौज के 83 फ़ौजी हलाक और 248 ज़ख्मी हुए। इसके अलावा 492 दीगर लोगों की मौत की तस्दीक हुई और 1592 अफराद को हिरासत में लिया गया। इस वाक़े से इंडिया क्या पूरी दुनिया में सिख बरादरी के जज्बात मजरूह हुए। ये इंडियन फ़ौज की फ़ौजी जीत ज़रूर थी, लेकिन इससे बहुत बड़ी सियासी शिकस्त समझा गया। इसकी टाइमिंग, हिकमत अमली और अमल पर कई सवालात उठाए गए और बिलाखिर इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाना पड़ी। तो नाज़रीन, आपके सामने हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी तफसील रख दी। वहाँ पे कितने लोग मारे गए, कितने फ़ौजी मारे गए, कितने सिख मारे गए, कितने दूसरे लोग मारे गए। इस ऑपरेशन से बचा जा सकता था, इतनी हलाकतों की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। आखिरकार टैंक इस्तेमाल करने की, तोपें इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही क्या थी। मुहासरा कर लिया जाता। भिंडरावाला कितने दिन मुहासरे में रहते, आखिरकार उन्होंने हथियार फेंकने थे या उन्होंने अंदर ही बेबस हो जाना था। तो इस दौरान मुज़ाकरात किए जा सकते थे। ये सारा कुछ जानबूझकर किया गया या जो उनकी नालायकी थी, नाअहली थी, ना समझी थी। बहरहाल जो कुछ भी इनकी सोच थी, सिखों की तहरीक ख़त्म करना, वो तो ख़त्म ना हो सकी, बल्कि वो ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी रही और इंदिरा गांधी की जान भी चली गई। इसके साथ इजाज़त दीजिए। इस हवाले से मज़ीद वीडियोज़ भी आपके सामने पेश करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।